नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आप सभी का स्वागत है खबरें अब तक में। आज हम बात करेंगे देश की राजनीति से लेकर प्रशासनिक लापरवाही तक, जो आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए और सवाल पूछना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि संसद की मस्जिद में एक महिला सांसद की मौजूदगी पर सियासत क्यों गरमा रही है। जब मंत्री ही बिजली अफसरों से परेशान हो जाएं, तो जनता की आवाज कौन सुनेगा। और जब स्कूल की दीवारें गिर जाएं, तो क्या सिर्फ बच्चे दबते हैं या पूरा सिस्टम। और अंत में बात करेंगे कि क्या न्याय प्रणाली सभी के लिए बराबर काम करती है। लेकिन इससे पहले कि हम इन खबरों को विस्तार से समझें, आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 10-15% टैरिफ की बात हुई थी, आगे हर संभव कदम उठाएंगे, यूएस टैरिफ पर संसद में बोली सरकार। मालेगांव ब्लास्ट में 17 साल बाद आया फैसला, प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 आरोपी हुए बरी। एसबीके सिंह बने दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर, संजय अरोड़ा की जगह संभालेंगे पदभार। हर कोई ये बात जानता है सिवाय पीएम मोदी के, ट्रंप की डेड इकोनॉमी पर बोले राहुल गांधी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चित्रकूट दौरा, तुलसी जन्म कुटीर में पूजा अर्चना और संतों से की मुलाकात। जो बात आप समझ रहे हो वही मैं समझ रहा हूँ। मालेगांव ब्लास्ट फैसले पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया। हम अपने राष्ट्रीय हितों पर प्रतिबद्ध, यूएस टैरिफ पर लोकसभा में बोले पीयूष गोयल। केंद्र सरकार ने पीएम संपदा योजना के बजट में की 6,520 करोड़ की बढ़ोतरी। सोने चांदी के भाव में बड़ी गिरावट, 98,414 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। ट्रंप के टैरिफ बम से बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 246 अंक टूटा, निफ्टी भी लुढ़का। तो चलिए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। क्या एक महिला सांसद का संसद की मस्जिद में जाना इतना बड़ा मुद्दा है कि उस पर अशोभनीय टिप्पणियां की जाएं? और क्या इस मुद्दे पर चुप रहना एक रणनीति है या वोट बैंक की मजबूरी? संसद में डिंपल यादव की मौजूदगी पर उठे सवाल और समाजवादी पार्टी की चुप्पी ने एक बार फिर राजनीति में धर्म बनाम सम्मान की बहस को हवा दे दी है। आइए समझते हैं इस पूरे विवाद के पीछे की राजनीति, रणनीति और संकेत। संसद का अधिवेशन शुरू होने के दिन डिंपल यादव अपने पति अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ संसद परिसर की मस्जिद गई। उन्होंने साड़ी पहनी थी, एक सामान्य पारंपरिक भारतीय परिधान। लेकिन यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने उनके परिधान पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए इसे इस्लामिक मर्यादा के खिलाफ बताया। बयान न केवल व्यक्तिगत रूप से डिंपल यादव का अपमान था, बल्कि इसने राजनीतिक हलकों में तूफान ला दिया। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सांसदों ने इस बयान के खिलाफ संसद में प्रदर्शन किया। प्ले कार्ड लहराए गए और महिला सम्मान की बात कही गई। लेकिन सवाल ये उठा कि समाजवादी पार्टी, खासकर अखिलेश यादव, इस मुद्दे पर क्यों चुप हैं? अगर यही टिप्पणी किसी मंदिर को लेकर होती या किसी हिंदू महिला सांसद पर की गई होती, तो क्या यही चुप्पी दिखाई देती? क्या डिंपल यादव के सम्मान से बड़ा कोई राजनीतिक समीकरण है? लेकिन इस बार डिंपल यादव ने खुद इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी, ये संदेश देने के लिए कि वह अपने सम्मान की रक्षा खुद कर सकती हैं। राजनीतिक गलियारों में ये माना जा रहा है कि अखिलेश ने जानबूझकर डिंपल को इस मुद्दे पर आगे आने दिया, ताकि उनकी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान मजबूत हो सके। डिंपल यादव पहले भी महिला सशक्तिकरण, हेल्पलाइन और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर मुखर रही हैं। लेकिन अब लगता है कि वो सिर्फ अखिलेश की पत्नी नहीं, एक स्वतंत्र नेता के रूप में खुद को स्थापित करने के मोड़ पर हैं। दरअसल सवाल ये भी है कि जब पत्नी का अपमान हो और एक नेता चुप रहे, तो जनता ये सवाल पूछती है कि क्या वह नेता प्रदेश की बेटियों के सम्मान की रक्षा कर पाएगा। लखनऊ की सड़कों पर लगे पोस्टरों ने आज यही सवाल उठाया और निशाने पर है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। जी हाँ, लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और एमएलसी सुभाष यदुवंश ने अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर लगवाए हैं। पोस्टरों में लिखा गया, पत्नी के अपमान पर चुप रहने वाले प्रदेश की बहन बेटियों की सुरक्षा कैसे करेंगे? अखिलेश यादव पर धिक्कार है। देखा जाए तो अखिलेश यादव की चुप्पी, चाहे वह रणनीति हो या मजबूरी, उन्हें आज उस कटघरे में खड़ा कर रही है
जहां सवाल सिर्फ डिंपल यादव का नहीं, हर बेटी के सम्मान का बन गया है। लोगों का मानना है कि अखिलेश यादव एक परिपक्व नेता हैं। वे जानते हैं कि किस मुद्दे पर कब और कितना बोलना है। इस मामले में उनकी चुप्पी एक रणनीति हो सकती है, विवाद को तूल न देने और मुस्लिम वोट बैंक को नाराज न करने की नीति। मुस्लिम समुदाय सपा का कोर वोटर रहा है। डिंपल पर टिप्पणी करने वाला व्यक्ति एक मौलाना है। ऐसे में इस पर तीखी प्रतिक्रिया मुस्लिम समुदाय के एक हिस्से को दूर कर सकती है। इसलिए पार्टी की चुप्पी को संतुलन साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन डिंपल यादव के मामले में चुप रहना सपा की उस छवि को भी नुकसान पहुंचा सकता है जिसमें वह महिला सशक्तिकरण और सम्मान की बात करती रही है। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। उत्तर प्रदेश में बिजली का हाल बेहाल है। जनता बिजली कटौती से त्रस्त है और बिजली मंत्री अफसरों से। मंत्री अरविंद कुमार शर्मा खुद कह रहे हैं कि बिजली विभाग ने उन्हें बदनाम करने की सुपारी ले ली है। सवाल ये है कि जब मंत्री ही अपने अफसरों से बेबस हों तो प्रदेश में बिजली व्यवस्था कैसे सुधरेगी। उत्तर प्रदेश में इस समय बिजली की कोई कमी नहीं, फिर भी घंटों की कटौती हो रही है। शहरों में शेड्यूल टूट रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में फॉल्ट सुधारने में हफ्ते लग रहे हैं। स्थिति ऐसे राज्य की है जहां की सरकार ने बिजली सुधार को अपनी उपलब्धियों का आधार बताया था। अब ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बिजली विभाग उनकी बात नहीं सुन रहा, बल्कि उन्हें बदनाम करने की सुपारी ले ली गई है। दरअसल हाल ही में एक समीक्षा बैठक में और सोशल मीडिया पर मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि बिजली विभाग में अफसर लापरवाह हैं, भ्रष्ट हैं और मंत्री की बातों को अनदेखा कर रहे हैं। उन्होंने एक ऑडियो क्लिप भी पोस्ट की जिसमें एक अभियंता खुद को नेताओं का रिश्तेदार बता रहा है और उपभोक्ता की शिकायत को नजरअंदाज कर रहा है। इस अभियंता को सस्पेंड कर दिया गया है। आप भी देखिए ये वीडियो। इतना हमारा बाल क्यों ऊंचा जा रहा है भाई? हमारी हाजिरी में ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, हमारे देखते देखते विधायक और जनप्रतिनिधि हमको गाली दे रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं। आप कहते हैं कि सब ठीक है कागज पे। आप लोग जनता से एकदम जुड़े हुए नहीं हैं। फील्ड में क्या होगा आपको एकदम जानकारी नहीं है। इसी ऑफिस में बैठ करके रिपोर्ट तैयार कर देना बहुत आसान होता है। ये रिपोर्ट सुनने का कोई मतलब नहीं है आप लोगों की। आप लोगों ने मैं आज बहुत ही नाराज, बहुत ही दुखी होकर के यहाँ आया और मैं फिर आशीष आपको भी कह रहा हूं कि हम एक पब्लिक यूटिलिटी चला रहे हैं, पब्लिक सर्विस चला रहे हैं। ये कोई बनिया की दुकान नहीं हम चला रहे हैं। पैसा नहीं दिया सामान नहीं मिलेगा, सामान उसको देना पड़ेगा। क्या व्यवस्था आप लोग चला रहे हो? छोटी सी बिल नहीं जमा हुआ, पूरे गांव की लाइट। अब ये भी जान लीजिए ये एके शर्मा है कौन। एके शर्मा पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के भरोसेमंद अफसरों में से एक हैं। 2021 में बीजेपी में एंट्री, 2022 में मंत्री बने। वर्तमान में ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी है। आपको बता दें, एके शर्मा ने बिजली विभाग में सुधारों की शुरुआत की, जहां 24 घंटे बिजली का वादा, रोस्टर सिस्टम खत्म और विजिलेंस छापों जैसे कई कड़े कदम उठाए। लेकिन अब वही सुधार अंदरूनी टकराव की वजह बनते दिख रहे हैं। पर सवाल ये उठा कि एक मंत्री को खुद को साबित करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। क्या ये उनकी कमजोरी नहीं बल्कि नौकरशाही की ताकत दिखा रहा है। बीजेपी के अंदर ये चर्चा है कि पीएमओ से करीबी के कारण एके शर्मा को लेकर कुछ नेता सहज नहीं हैं। कर्मचारियों के संगठन भी एके शर्मा के खिलाफ हड़ताल और सख्त विरोध कर रहे हैं। निजीकरण के विरोधी गुट, ठेकेदार लॉबी और बिजली चोरी माफिया मंत्री के सुधारों से असहज है। एके शर्मा के ट्वीट्स और सार्वजनिक बयानों से साफ है कि वो खुद को साजिश का शिकार मान रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोलते हुए कहा कि एके शर्मा बिजली व्यवस्था संभालने में नाकाम रहे हैं। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने यहां तक कहा कि पिछले 8 साल में बीजेपी सरकार एक भी नया पावर स्टेशन नहीं बना सकी। विपक्ष ने मंत्री से इस्तीफे की मांग कर दी है। ऐसे में सवाल बड़ा साफ है कि जब खुद मंत्री ही अपने अफसरों से परेशान हो तो फिर आम जनता की सुनवाई कहां होगी। अगर बिजली जैसा बुनियादी सेक्टर ही सियासत, गुटबाजी और अंदरूनी रसाकशी में उलझा रहेगा तो 24 घंटे बिजली का वादा सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा।
बीजेपी को अगर 2027 में वापसी करनी है तो बिजली के तार सिर्फ खंभों पर नहीं, शासन प्रशासन के बीच भरोसे से भी जुड़ने होंगे। फिलहाल जनता सिर्फ यही चाहती है कि बिजली हो और लगातार हो। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिपलौदी गांव से बीते दिनों एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक सरकारी स्कूल की जर्जर बिल्डिंग की छत अचानक ढह जाने से 7 मासूम बच्चों की जान चली गई और दर्जनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। सुबह जब बच्चे अपनी मासूमियत के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी इस इमारत का मलबा उनकी खुशियों पर भारी पड़ गया। उनकी चीखें, उनके परिजनों के आंसू और उस जगह की अफरा तफरी हर किसी के दिल को छू जाती है। इस दर्दनाक हादसे ने हमें एक बार फिर से ये सवाल करने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर क्यों इतने संवेदनशील बच्चों की जान बचाने के लिए बुनियादी संरचनाओं की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाता। ये हादसा एक बड़े सवाल को भी सामने लाता है कि क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ शब्दों तक सीमित रह गई है? क्या बच्चों की सुरक्षा और उनकी भविष्य की रक्षा के लिए हम पर्याप्त कदम उठा रहे हैं? आपको बता दें, झालावाड़ जिले के मनोहर थाना इलाके के पिपलौदी गांव में सरकारी स्कूल की जर्जर बिल्डिंग गिरने से दर्दनाक हादसों में अब तक 7 बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 27 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के वक्त स्कूल में करीब 60 से 70 बच्चे मौजूद थे। जेसीबी की मदद से मलबा हटाकर बच्चों को बाहर निकाला गया। ग्रामीणों ने बताया, स्कूल की इमारत काफी पुरानी थी और काफी समय से जर्जर अवस्था में थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। इमारत पुरानी होने के बाद भी इसकी मरम्मत नहीं की गई। वहीं इस मामले में कार्यवाही करते हुए जांच के आधार पर कार्यवाहक प्रिंसिपल सहित 5 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। लेकिन विपक्ष शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग कर रहा है। दरअसल ये हादसा सिर्फ एक स्कूल इमारत के ढहने का नहीं, बल्कि सिस्टम की विफलता का प्रतीक है। इस हादसे के लिए 5 प्रमुख चेहरों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिनकी लापरवाही और चूक ने मासूमों की जान ले ली। शिक्षा मंत्री के तौर पर मदन दिलावर शिक्षा व्यवस्था की निगरानी और जर्जर स्कूलों की मरम्मत के लिए ठोस कदम न उठाने में विफल रहे। सीताराम जाट स्कूल भवनों की सुरक्षा के निर्देश जारी करने और पालन करवा पाने में लापरवाह रहे। जिले के मुखिया होने के नाते झालावाड़ जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि वे जिले के सभी सरकारी भवनों, विशेषकर स्कूलों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इसमें समय समय पर सुरक्षा ऑडिट करवाना, जर्जर इमारतों की पहचान करना और उनके सुधार या स्थानांतरण के लिए आवश्यक कदम उठाना है। जर्जर इमारतों की जानकारी होते हुए भी उचित कार्यवाही न करना, रिपोर्टिंग में अनदेखी। यदि उन्हें स्कूल की खराब हालत की जानकारी थी और उन्होंने आवश्यक कार्यवाही के लिए उच्च अधिकारियों को सूचित नहीं किया या उनके निर्देशों का पालन नहीं किया, तो ये सीधे फील्ड स्तरीय लापरवाही है। स्कूल प्रिंसिपल की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी स्कूल परिसर में बच्चों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रिंसिपल को इमारत की जर्जर स्थिति के बारे में जानकारी थी, इसके बाद भी बच्चों को उस खतरनाक इमारत में पढ़ने की अनुमति दी, तो ये उनकी ओर से बच्चों की सुरक्षा के प्रति घोर उदासीनता को दर्शाता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये केवल हादसा नहीं है, बल्कि एक पूरी व्यवस्था की विफलता है, जहां लापरवाही की परतों ने एक दर्दनाक त्रासदी को जन्म दिया है। जब कोई बच्चा स्कूल जाता है तो वो सिर्फ किताबें नहीं उठाता, वो सपने उठाता है, उम्मीदें उठाता है। और जब वही स्कूल किसी मासूम की कब्र बन जाए तो सवाल सिर्फ ईंटों और दीवारों का नहीं होता, उस सिस्टम का होता है जो इन दीवारों को ढहने से पहले ही नहीं देख पाता। झालावाड़ के पिपलौदी गांव में जो हुआ वो एक इमारत का गिरना नहीं था, वो भरोसे का गिरना था। 7 मासूम बच्चों की मौत ने न सिर्फ 7 परिवारों को तोड़ा, बल्कि पूरे समाज को एक आईना दिखाया कि कितनी खोखली हो चुकी है वो व्यवस्था जिसे हम सुरक्षा कहते हैं। आज सवाल सिर्फ निलंबनों का नहीं है, सवाल है कि आने वाले कल में कोई और पिपलौदी नहीं बनेगा। क्या हम सिर्फ कार्यवाही की प्रेस नोट्स पढ़ते रहेंगे या वाकई कुछ बदलेगा? क्योंकि एक समाज की असली पहचान सिर्फ उसके विकास से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वो अपने सबसे नाजुक, सबसे मासूम नागरिकों, बच्चों की सुरक्षा को कितना गंभीरता से लेता है। कभी कभी हादसे चुप नहीं होते, वो चीखते हैं और पिपलौदी की चीखें अभी थमी नहीं हैं। अब देखना यह है कि सरकार इस मामले में क्या ठोस कदम उठाती है। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। 17 साल एक लंबा इंतजार, एक ऐसा मामला जिसने देश की राजनीति, सुरक्षा एजेंसियों और सामाजिक ताने बाने को झकझोर कर रख दिया। मालेगांव बम ब्लास्ट, एक ऐसा नाम जो दर्द, गम और सवालों से जुड़ा रहा। आज उस कहानी का अंत नहीं,
लेकिन एक अहम मोड़ सामने आया है। आज 31 जुलाई 2025 को आखिरकार मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट का फैसला आ गया और इस फैसले ने कई पुराने जख्मों को फिर से कुरेद दिया है। एनआईए की विशेष अदालत ने 2008 के इस धमाके के 7 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। एनआईए की विशेष अदालत ने 2008 के इस धमाके के 7 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर धर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी, इन सभी पर गंभीर आरोप थे आतंकवाद, साजिश, हत्या। लेकिन कोर्ट ने कहा न बम मिला, न आरडीएक्स, न फिंगरप्रिंट और जो सबूत थे वो कोर्ट की कसौटी पर टिक नहीं पाए। कोर्ट ने यहां तक कहा कि महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए की चार्जशीट में काफी विरोधाभास था। तो क्या इन 17 सालों में सच कहीं खो गया या फिर ये सिर्फ एक और मिसाल है उस न्याय प्रक्रिया की जो इंतजार भी कराती है और सवाल भी छोड़ जाती है। आज का दिन सिर्फ एक फैसले का दिन नहीं है, ये उन सैकड़ों सवालों का दिन है जो अब भी जवाब मांगते हैं। वहीं इस मामले में अब तक क्या क्या साबित नहीं हुआ ये भी आपको बता देते हैं। आरडीएक्स और बम का सबूत साबित नहीं हो पाया। बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी ये भी साबित नहीं हुआ। ब्लास्ट से पहले बैठक हुई ये भी साबित नहीं हो पाया। आरडीएक्स कर्नल पुरोहित लाए ये साबित नहीं हुआ। बाइक पर चेचिस नंबर कभी रिकवर नहीं हुआ। स्पॉट पंचनामा से कुछ भी सामने नहीं आया। दरअसल 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में रमजान के पवित्र महीने में और नवरात्रि से ठीक पहले एक विस्फोट हुआ था। इस धमाके में 6 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 1 दशक तक चले मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 323 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से 34 अपने बयान से पलट गए। शुरुआत में इस मामले की जांच महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते ने की थी। हालांकि 2011 में एनआईए को जांच सौंप दी गई। जाहिर है न्याय की राह लंबी और कष्टदायक हो सकती है, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मालेगांव ब्लास्ट केस का ये फैसला इतिहास का एक पन्ना है, लेकिन न्याय का सफर अभी खत्म नहीं हुआ। तो आज की खबरें अब तक में बस इतना ही। देश की राजनीति, बिजली की व्यवस्था और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों से जुड़ी ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि बदलाव की जरूरत अभी भी बनी हुई है और 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में आया फैसला न्याय की लंबी यात्रा का एक पड़ाव भर है। कभी कभी न्याय की राह लंबी होती है, मगर उम्मीद और सवालों का सफर जारी रहता है। खैर, आपकी इन मुद्दों पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों और कुछ जरूरी सवालों के साथ। नमस्कार।